नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का इस कार्यक्रम में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, अब ये मुनासिब वक्त आ गया है कि हमें सोचना होगा कि हमने कल कैसा जिया था और हम आने वाला वक्त कैसा चाहते हैं। हमारा आने वाला वक्त कैसा हो और हम किस तरह से जिएं, हमें इसके बारे में अब सोचने और विचारने का वक्त है। एक बच्ची, एक महिला जिसका बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, निर्ममता पूर्वक सारे सबूतों को नष्ट करने की कोशिश होती है और उसके बाद कहानी बदल जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार से बदलती है कि अब इस गैंगरेप की घटना को जुठलाने के लिए पूरा तंत्र लग जाता है। इस मामले को कुछ और मोड़ देने की कोशिशें होती हैं और फिर एक दूसरी कहानी में एक नया मोड़ आता है। दरअसल इस तरह के हादसों से हमें मतलब समाज को सबक लेने की जरूरत है। झूठे आश्वासनों से, झूठी राजनीति से समाज नहीं चलता है। समाज न्याय पर चलता है, समाज इंसाफ पर चलता है। अगर आपको इंसाफ देना है तो इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। यही वक्त की जरूरत है। लेकिन हाथरस के मामले में रोजाना एक नया मोड़ देने की कोशिश ये बताती है कि दरअसल इंसाफ को लटकाया, अटकाया और भटकाया जा रहा है। अगर सरकार के पास या जांच एजेंसियों के पास किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल साजिश या फिर पैसे का दुरुपयोग करके जातीय हिंसा फैलाने या षड्यंत्र रचने के मामले हैं तो सरकार को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। गैंगस्टर एक्ट लगाना चाहिए, एनएसए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। पीएफआई जैसी संस्था जिसके लिए सरकार कह रही कि पर्याप्त सबूत हैं, तो मैं कहता हूं कि तत्काल प्रभाव से पीएफआई पे आज और इसी वक्त से पाबंदी लगाई जाए, कठोर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन बहनों भाइयों, उसकी आड़ में इंसाफ को प्रभावित न किया जाए। उसकी आड़ में गुड़िया के लिए जो इंसाफ की मुहिम चल रही है उसको प्रभावित न किया जाए। एक बच्ची का बलात्कार हुआ है, एक महिला का बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या की गई है और ये कोई कहानी बदलने का विषय नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि हमने कल किस तरह से जिया था और आने वाला कल हमारे लिए कैसा होगा, हमारे आपके बच्चों के लिए कैसा वक्त चाहिए। यह दौर नाइंसाफी के खिलाफ बोलने का है, यह दौर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का है। अगर आज गुड़िया के मामले पर आप चुप रहते हैं तो यकीनन आने वाले वक्त में वो आप भी हो सकते हैं। 4 दिन हो गए, अब तक सीबीआई जांच का आता पता नहीं। नोटिफिकेशन किसके पास है, कहां गया, किसी को पता नहीं। जांच करनी है सीबीआई को, जांच कौन कर रहा है, एसआईटी। पीड़ित परिवार डरा हुआ है, सहमा है, परेशान है, घबराया हुआ है। उनके घरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया जा रहा है बहनों भाइयों, आप बेहतर से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम किस तरह का समाज चाहते हैं? या न्याय पर आधारित समाज या नाइंसाफी पर आधारित समाज? एक बच्ची से बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, मामले का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए या फिर तंत्र को यानी सिस्टम खुद राजनीतिकरण पर उतर आए? क्या होना चाहिए? तो आने वाले वक्त के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम एक सभ्य समाज के तौर पर किस तरह के समाज की परिकल्पना अपने बीच समाज के विभिन्न वर्गों में करते हैं। क्या हम जाति पात में बटा हुआ समाज हैं या फिर हमें सामाजिक समरसता वाला समाज चाहिए जहां सबके लिए कानून बराबर हो, ऊंच नीच की का कोई स्थान न हो? या फिर हम ऐसा समाज चाहते हैं जो भेदभाव से भरा हुआ हो, जो किस्से और कहानियों से भरा हुआ हो और जो सरकारी तंत्र के नैरेटिव पर आधारित हो? गुड़िया को इंसाफ मिलना आवश्यक है या फिर तरह तरह की किस्म किस्म की कहानियां बना देना आवश्यक है? आज तक कितने मामलों में आपने देखा कि इस तरह की हीनियस क्राइम करने वालों के समर्थकों की सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, उनके पक्ष में बयान चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में इंसाफ पर सवाल उठता है, इंसानियत पर सवाल उठता है और इस समाज पर भी सवाल उठता है। हमें इन विषयों को गंभीरता से समझने की जरूरत है कि अगर एक गरीब दलित की बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा तो किसका क्या चला जाएगा। इस तरह की घटनाओं को झुठलाने की कोशिश क्यों? तब जबकि जांच अभी बाकी है, तब जब पुलिस ने स्वयं जांच करके धारा 376 यानी गैंगरेप लगाई 8 दिन बाद,
उसके बावजूद इसकी मामले की जांच भी नहीं शुरू हुई और हर कोई बताने के लिए बेचैन है कि यह गैंगरेप नहीं है। तो क्या आपके लिए मर्डर छोटी बात है? किसी का जीवन ले लेना छोटी बात है? यह कुछ गंभीर प्रश्न है और हमें इन गंभीर प्रश्नों का तलाश समाज से करना चाहिए, सरकार से भी पूछना चाहिए। हमें आपको ईमानदारी से स्वयं से भी यह बात पूछनी चाहिए। आज की डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। डिबेट में मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं पहले उनका परिचय करा दूं और फिर मैं एक्सक्लूसिवली चंद्रशेखर आज़ाद जी मेरे साथ मौजूद हैं, भीम आर्मी पार्टी के चीफ हैं और इस पूरे मामले पर उन्होंने एक बड़ा आंदोलन भी चला रखा है। मैं उनसे मुखातिब होऊंगा, लेकिन मैं अपने गेस्ट लोगों से परिचय करा दूं। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, नीलम यादव आम आदमी पार्टी से हैं और शांतनु सेन जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और आपसे मैं इस विषय पर एक्सक्लूसिवली बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि पूरी कहानी बदलने की कोशिश की जा रही। एक बच्ची से बलात्कार हुआ, एक महिला से बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई। अब यह बताया जा रहा है कि जातीय हिंसा फैलाने की एक बड़ी साजिश की गई और पता नहीं किसको किसको 100 करोड़ बांटे गए। क्या आप इस थ्योरी से सहमत हैं? ये तो थ्योरी का पहला हिस्सा है ब्रजेश जी, कोई और हिस्सा भी आ सकता है। मैं तो सोच रहा हूं कि इसमें अभी मुस्लिम एंगल कब आएगा, कब इसमें जो है मुस्लिम संस्थाओं को और सांप्रदायिक सोच को कब इसमें जो है तैयार किया जाएगा और ये कहा जाएगा कि मुसलमानों का कोई एक प्लान था जिसको जो है यहां इंप्लीमेंट किया गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस देश के मुसलमान जो हैं वो मोहरा ही हैं बेचारे। कोई थ्योरी नहीं है, आप पहले दिन से दिखा रहे हैं, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले दिन से दिखा रहे हैं और जो हुआ है वो बहुत ही भयावह है, डरावना है और पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है। आज का जो सिनेरियो बनाया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ सब लोग झूठे हैं, विपक्ष झूठा है, सारे पत्रकार झूठे हैं, तमाम एक्टिविस्ट झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सच्चे हैं। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, कहा जा रहा है सरकार की छवि खराब की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं हाथरस के साथ, तो हाथरस में तो कल भी एक घटना हुई, 6 साल की बच्ची के साथ ये पीड़ा हुई, ये दर्द हुआ, फिर बलरामपुर में हुआ, फिर भदोई में हुआ, मेरठ में हुआ, कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, आजमगढ़ में हुआ। अपराधियों को संरक्षण देने का चंद्रशेखर जी, आपने देखा होगा 14 तारीख की घटना है जी, 22 तारीख को बिटिया का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है पुलिस, यानी 8 दिन बाद गैंग रेप की धारा बढ़ती है। उसके बाद बच्ची का मेडिकल कराया जाता है और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी कहते हैं कि साहब स्पर्म नहीं मिले इसलिए हम इसको रेप नहीं मानते हैं। और उसके बाद बिटिया की मौत हो गई 28 तारीख को। एफएसएल की रिपोर्ट बताती है कि वेजाइनल इंजरी है, यानी गैंगरेप है। उसके बावजूद पूरा तंत्र बिना जांच के इस बात को बताने में क्यों लगा है कि गैंगरेप नहीं है? अगर एक क्षण के लिए मान लें कि गैंगरेप नहीं है तो क्या मर्डर किसी का कर देना छोटी बात है? मैं सहमत हूं, बहुत सारी चीजें तो जांच में आएंगी। आपने जो बात बताई ना 14 से 22 वाली, खेल तो हो चुका था वहां, क्योंकि जो लोग नॉलेज रखते हैं मेडिकल की, 48 घंटे के बाद पुष्टि हो ही नहीं सकती है, स्पर्म की पुष्टि नहीं हो सकती है। जो एक्सपर्ट के दावे हैं, जो एक्सपर्ट ने पिछले कई मामलों पे अपनी बात रखी है, नहीं हो सकती। वो खेल तो हो चुका था पीड़िता को झूठा साबित करने के लिए और न्याय की आवाज को खत्म करने के लिए, सबूतों को खत्म करने के लिए जो खेल करना था वो तो हो चुका था। उसके बाद एडीजी का ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, ये एक सिनेरियो है लोगों के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि लोगों की सोच कैसी बने कि ये झूठ है, अरे ये तो लोग दलित समाज के लोग झूठ बोल रहे हैं, अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये एक नैरेटिव सेट किया गया। इसके पीछे की मंशा क्या है? इस तरह का नैरेटिव गढ़ने के पीछे तात्पर्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ न्याय की आवाज को दबाना और झूठ को प्रसारित करना किसी भी तरह से। मैं एक गंभीर बात आपसे कर रहा हूं, मैं सबसे नहीं करता हूं, मैं एक बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। ठाकुर का बच्चा है, दलितों के साथ ये रोज होता है, सजा कैसे मिल सकती है? ये तो गांव में पंचायत में निपट जाना चाहिए था। इस पे कोर्ट कैसे जा सकते हैं? इसमें पुलिस कैसे जा सकते हैं? इस गांव में तो 4 घर है दलितों के, इनकी इतनी हिम्मत कैसे होगी कि हमसे सवाल करेंगे
ये हमारे खिलाफ एफआईआर करा देंगे, इनको गांव में रहना नहीं है क्या? ये नैरेटिव है देश का, जाति की वजह से। क्या क्या बेटी की भी जाति होती है? अगर जो लोग आज वहां पंचायतें कर रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि नहीं न्याय मिलना चाहिए, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का, अरे भाई आप लोग अगर वास्तविकता में नहीं, मैं भी वही कह रहा हूं, जांच होनी चाहिए, मानते हैं, पर मुझे हैरानी कि 4 दिन से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? करेगी नहीं ना, 10 दिन बढ़ा दिए ना आज एसआईटी के। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या बताया ना, जैसे पहले ये बात कि रेप नहीं हुआ है, एडी लॉ एंड ऑर्डर से बयान दिलाया, फिर ये कह देना कि सीबीआई जांच करे, मतलब एक नैरेटिव सेट करना कि देखिए हम कितने सजग हैं, कितनी गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, अगर पीएफआई के खिलाफ सबूत हैं, 100 करोड़ की तथाकथित सो कॉल्ड फंडिंग की रिपोर्ट है, तो सरकार इस संस्था पर बैन क्यों नहीं लगाती है? कहां? जो दोषी है उन पर एनएसए गैंगस्टर लगाइए, उनके घर गिरा दीजिए। कर रहा हूं ब्रजेश भाई, बैन लगाना चाहिए और सबको जेल भेजना चाहिए। देखिए यहां मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक आप तो सच्ची बात कह रहा हूं, यहां सिर्फ और सिर्फ मोहरे बनाए जाते हैं, चाहे वो देखिए दिल्ली दंगा हो पीएफआई, सीएनपीआर एनआरसी हो पीएफआई, कोई और दंगा हो पीएफआई। अगर पीएफआई इतनी दिक्कत कर रही है और पीएफआई का काम गलत है तो उस पर बैन लगाइए अभी। मैं कहता हूं गृह मंत्री को, मैं ट्वीट करता हूं कि पीएफआई पे बैन लगाइए, और जो इस देश को जलाने की, प्रदेश को जलाने की साजिश रख रहे, क्योंकि हमारा देश है, हमारा प्रदेश है, उनको सजा कीजिए, उनपे गुंडा एक्ट लगाइए, उनपे एनएसए लगाइए, उनपे टाड़ा लगाइए, जो आप लगा सकते तमाम लगाइए, क्योंकि हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, अगर ये नैरेटिव नहीं बदला जाएगा तो उस बच्चे को न्याय नहीं मिलेगा क्या? आज गुड़िया की फैमिली ने हमारे संवाददाता से बात की और वो काफी डरे हुए हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, क्योंकि गांव और उसके आसपास का जो वातावरण है उससे उन्हें भय लगता है, डर लग रहा है। उन्होंने कहा भी, आपका भी जिक्र किया कि हमारा बेटा चंद्रशेखर आया था, हम उसके साथ जाना चाहते हैं। यानी परिवार, इतनी पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद परिवार परेशान है। आप लोग कोई पहल कर रहे हैं ताकि उनके मन में एक सुरक्षा की भावना आए, क्योंकि आप लोग सब मिलकर चले आए, अब वो अकेले हैं। देखिए भाई, 92 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने लिखा है मुख्यमंत्री को कि सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुकी है खाकी उत्तर प्रदेश में, ये नहीं होना चाहिए, इससे खाकी का इकबाल खत्म हो जाएगा, अपराधियों का हौसला बढ़ जाएगा। अब आपने बात की सुरक्षा की, मैं जब गया तो वो परिवार मुझसे रो पड़ा, मैं उनका बेटा हूं, उन्होंने ये बात कही भी और सच भी है। उन्होंने कहा कि हम यहां सुरक्षित नहीं, हमें डराया धमका जा रहा, हमें ले चलो साथ में। मैंने मांग की प्रशासन से कि भाई हमें ले जाने दीजिए, हमारा परिवार है। उन्होंने बहुत सारी झूठी बातें, जांच प्रभावित होगी, ये होगा वो होगा, तो मैंने कहा चलिए मेरे पास, अगर आप ये नहीं करेंगे, आपकी तो तानाशाही उत्तर प्रदेश में, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिट दाखिल की है, 12 तारीख में उसमें सुनवाई है। दिखावा करने के लिए मैंने वाइस श्रेणी की मांग की, इन्होंने कह रहे हैं कि हमने सुरक्षा दे दी। एक बात पे आप गौर कीजिए, जब गांव का आप कह रहे हैं हाथरस में माहौल खराब करने की साजिश हो रही, मैंने तो आपसे मांग की थी, आपने ऑर्डर भी किया मुख्यमंत्री जी कि भाई हम लोग इनको शिफ्ट करेंगे, इनको हम घर देंगे, इनको हम नौकरी देंगे। आपने अब तक क्यों उनको शिफ्ट नहीं किया? वो उस गांव के माहौल से निकल जाएंगे, वहां भीड़ इकट्ठा होगी नहीं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको करना ही नहीं है। जैसा आपने कहा कि सिर्फ डिस्कोर्स बदलने के लिए, माहौल बदलने के लिए, लोगों की सोच बदलने के लिए आपने सिर्फ दूसरा सरकार का कोई जिम्मेदार मिनिस्टर या फिर कोई आला बड़ा नेता बीजेपी का परिवार से मिलने क्यों नहीं जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है उनको? वो तो न्याय को बाधित कराने में लगे हैं ना। मैं एक कहानी को समझ जाइए, 1.5-2 दिन जो मीडिया को नहीं घुसने दिया, किसी को नहीं घुसने दिया, एसआईटी के जांच के नाम पे जितने भी एविडेंस थे वहां क्राइम सीन के जी, या जितने भी परिवार से जुड़े हुए एविडेंस थे, उनको खत्म किया गया। एक आरोपी के परिवार से भी बात नहीं हुई है, बस सिर्फ पीड़ित परिवार के लोगों को ही जो है उनसे जांच हो रही है। अरे कौन से जांच कर रहे हो? कभी उनको नार्को टेस्ट के नाम पे डराया धमका जाता है, कभी उनको सीबीआई जांच पे। मैं पूछता हूं, सीबीआई का खेल नहीं हमने देखा? अभी सीबीआई की सुशांत सिंह की रिपोर्ट में जो सीबीआई की वो आई है, रिपोर्ट आई, उस पर उसके परिवार के लोग सहमत नहीं है। अगर दूसरा सहमत नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हम कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं क्योंकि सरकार ने तोता बना रखा है सीबीआई को, तो हम गलत हैं। आप नार्को टेस्ट नहीं करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2011 का कि आप आपका अगला कदम चंद्रशेखर जी क्या होगा अब? क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बन रहा है, वातावरण बन रहा है, ऐसे में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है कि बेटी के इंसाफ के लिए, अपनी बहन के इंसाफ के लिए आप क्या करेंगे? देखिए भाई,
उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो मुकदमे दर्ज किए ना, ये सिर्फ मुकदमे नहीं है, ये एक डर बनाने का जो है सिलसिला है कि लोग डर जाएं, लोग यहाँ आए ना, लोग बात तो ना क्या करें। आप मुकदमों से डरते हैं? मेरी बात वहां खत्म नहीं, मैं कह रहा हूं मेरी बात यहां खत्म नहीं हुई। देखिए भाई, मैं अपनी मां से वादा करके आया था कि जब तक मैं न्याय नहीं दिला दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैंने अपनी मां से यह भी कहा, मेरी मां रो पड़ी, उन्होंने कहा कि तुझे मार देंगे। मैंने कहा कि देखिए जान तो एक दिन जाएगी, लेकिन आप ये महसूस कीजिए कि अगर आपकी बेटी के साथ ये होता तो क्या आप मुझे रोकती? तो फिर उसने मुझे कहा कि नहीं ठीक है। मैंने कहा वो भी तेरी बेटी है और मैं उसका भाई हूं, मुझे उसका दर्द है, मैं घर नहीं बैठूंगा। तो इसलिए मैं दिल्ली आया, हमने दिल्ली में आंदोलन किया, हम घर भी गए, क्योंकि ये सारी चीजें जांच के दायरे में आएंगी। माननीय देखिए करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं चंद्रशेखर जी, और ये मुझे मेरा पूरा अंतिम भरोसा सवाल है आपसे कि इसमें सजा होगी। आप अपना नीला अंगोछा पकड़ जी, के जी, क्या जी। ये पीड़ित परिवार से वादा कर सकते हैं कि इस लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाएंगे और अपनी बहन को, बिटिया को न्याय दिलाएंगे? देखिए भाई, मैं बहन बेटियों के मामले में जाति नहीं लाता हूं, क्योंकि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मान्यवर साहब काशीराम का अनुयायी। मैं कभी बहन बेटी के मामले में जाति नहीं लाता हूं। लेकिन आप नीले गमछे की बात कर रहे हैं, नीला गमछा मेरा सम्मान है, ये समानता का रंग है। ये मेरी जो है, मेरी हिम्मत, ताकत, मेरी पहचान है। मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक इस पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं होगा, उस बहन को न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। क्या है, मेरा जीवन रहे ना रहे, लेकिन ऐसे अपराधी और ऐसी सोच देश में बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जब तक खत्म नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इस परिवार को तो न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं भी अपराध करने वाला, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और बहनों को, हमारे इस देश की महिलाओं को भी बराबर के अधिकार है, वो भी रात में घूमें, वो भी अपने जीवन को जिए। हम उनको बांध के नहीं रख सकते, हम उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते। हमें सवाल करना है, हमें तो बेटों से सवाल करना पड़ेगा, बेटियों से सवाल नहीं कर सकते। कब तक बेटियों से सवाल करके हम जो है बेटों को बढ़ावा देते रहेंगे? करेक्ट। हमें अपने बेटे की गलती को भी देखना पड़ेगा, हमें घर का माहौल बदलना पड़ेगा, और हमें सोच को भी, जो सोच है ना, इसको काटना पड़ेगा कि बेटियां जो हैं, बेटियां गलत होती, कभी बेटियां गलत नहीं होती। बेटियां घर का सम्मान होती है, उसकी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ेगी। आपकी प्रोग्रेसिव सोच सुनकर अच्छा लगा। आपका धन्यवाद करता हूं, और मैं भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जो हैं अभी तक इस नहीं जो है डरे हैं, आपने डिस्कोर्स नहीं बदला, इतनी हिम्मत से लड़ रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बाकी मैं बहुत लोगों के चाल चरित्र देख रहा हूं कैसे बदल रहे हैं। लेकिन ये इस आंदोलन में, इस संघर्ष में बिटिया को, गुड़िया को न्याय मिलेगा, और मैं इसके लिए संकल्पित हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें न्याय मिलेगा। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं नहीं कि आपने अपने बहुत व्यस्तता में हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। बहुत शुक्रिया। और हम लोग इस विषय पर आपसे लगातार संपर्क में रहेंगे और आपके बयान और आप क्या करने वाले हैं इस विषय पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ समय निकालने के लिए। डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई वाजपेयी जी, 4 दिन हो गए आपने को अनाउंसमेंट किए हुए कि आप सीबीआई से जांच कराएंगे, लेकिन अब तक ना तो नोटिफिकेशन का कुछ अता पता है, ना सीबीआई की एफआईआर अब तक दर्ज हुई है। कारण जान सकता हूं? देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया है सरकार ने कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी भी हो जाए तो कोई हमको उसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो जाए। अब मामला कोर्ट के सामने है और कोर्ट में दिया गया एफिडेविट मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज है कि सरकार के द्वारा दिया गया एफिडेविट है, इस पे शंका करने की कोई गुंजाइश बचती नहीं। जहां तक बेटियों को न्याय का बात है, किसी भी बेटी का बलात्कार हो अक्षम्य है, निंदनीय है और किसी भी हालत में माफ करने योग्य नहीं है। और मुझे लगता है ये जातवादी शब्द यूज नहीं करने चाहिए। पीड़ित पीड़ित है और बलात्कारी बलात्कारी, इनमें जातियों का भेद नहीं करना चाहिए। और जिस तरह की अभी चंद्रशेखर जी बात कर रहे थे, मुझे लगता है देश की हर बेटी को उन्हें बहन मानना चाहिए। और ये भीम आर्मी, दलित चिंतक, ये इस तरह के शब्द केवल आ रहे हैं, क्या ये न्याय की बात कर रहे हैं? हाथरस के इतिहास में 23 साल में पहली बार कोई सीबीआई जांच की सिफारिश हुई है। सरकार पूरी तरह से सजग है, दूध का दूध, पानी का पानी करना हीरो वाजपेयी जी, मेरा एक और सवाल है आपसे। सरकार कोई क्या आप ये बता पाने की स्थिति में हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीबीआई जांच के लिए डीओपीटी यानी भारत सरकार को कोई नोटिफिकेशन भेजा है अभी तक अथवा नहीं भेजा है? देखिए, मैंने आपको बताया, जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया, इससे बड़ी बात नहीं सरकार की हो सकती कि अब सरकार अपने बात से बच जाए, कागज भेजे नहीं भेजे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला, उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कैसे कर सकती है सरकार?
ऑलराइट, शांतनु सेन जी मेरे साथ मौजूद हैं, सीबीआई के फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं और बहुत जाने माने जांच अधिकारी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सेन साहब कि आपने इतनी पेशेंसली हम लोगों का वेट किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के मामलों में सीबीआई को एफआईआर लिखने में इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है? इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं कि ऐसा क्यों वक्त लग रहा है? कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हाथ उठा लिए। ये एक क्राइम है, बहुत बहुत भयंकर क्राइम है, और इस क्राइम को अगर थाना नहीं कर सकती थी तो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या सीआईडी यूपी को करनी चाहिए थी। ये जो सीबीआई पर आज भरोसा आप कर रहे हैं और या नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर तो भरोसा बिल्कुल हट गया है। इसके बाद सीबीआई पर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। पहले से ही जो लोग इस क्राइम को एंड देखना चाहते हैं वो कह रहे हैं सीबीआई पर उनका भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। जब आपको भरोसा ही नहीं है सीबीआई पर, सेन साहब, मुझे सीबीआई पर पूरा यकीन है और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि सीबीआई को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने दी जाए। सीबीआई तो करेगी, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो सीबीआई करेगी। पर निराशाजनक बात है कि ये एक क्राइम ना इंटरस्टेट है ना इंटरनेशनल है, जो सीबीआई के मैनुअल में गाइडेंस में लिखा हुआ है। ये ऐसे स्पेशल क्राइम तभी सीबीआई करेगी जब इंटरस्टेट रैमिफिकेशन हो या इंटरनेशनल कुछ बात हो। ये भी सीबीआई को करने पड़े और यूपी पुलिस की डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन यूनिट या सीआईडी नहीं कर पाए, ये कितनी बड़ी निराशाजनक बात है, आप बताइए हमें। इतनी बड़ी स्टेट, मैं सहमत हूँ, 2,25,000 की लार्जेस्ट स्टेट फोर्स है उत्तर प्रदेश पुलिस और उसकी निष्पक्षता पर सवाल है। इतनी बड़ी सीआईडी डिपार्टमेंट है जी, उन पर भरोसा नहीं है लोगों का, और सीबीआई पर भी आज भरोसा नहीं है। उनका भाई का बयान है और वो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन चाहती है। तो इस निराशाजनक अवस्था में आप इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से कराएंगे, पहले से ही सीबीआई पर आप प्रश्न चिन्ह रख रहे हैं, तो सीबीआई तो बहुत ऐसी पोजीशन में होगी जो पहले से उंगलियां उठती रहेगी और ये अपना काम कैसे करेगी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूं कि सामान्य तौर पर सरकार के अनाउंसमेंट के बाद राज्य सरकार के 4 दिन कैसे लग रहे हैं इतने हाई प्रोफाइल मामले पे जिसमें पूरे देश की नजर है? अब तक सीबीआई के पास कोई नोटिफिकेशन, कोई आदेश, कुछ एफआईआर वगैरह नहीं हुई, कारण सर? ये प्रश्न चिन्ह तो यही है। सीबीआई को केस देने के लिए, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में फौरन नोटिफिकेशन निकाल दिया था, आज तक यूपी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, या हमें पता नहीं है, अभी किसी कागजों में हमने देखा नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कि यूपी गवर्नमेंट सीबीआई को देना नहीं चाहती थी, ना देना चाहती है अभी तक, पर जबरदस्ती कर रही है जी। और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे क्राइम में अगर स्टेट पुलिस की पूरी सपोर्ट नहीं मिले तो सीबीआई सक्सेसफुल नहीं होती है। मैंने तो बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए हैं जो स्टेट ने ट्रांसफर किए हैं सीबीआई को, उसमें सीबीआई को पूरी मदद करती है स्टेट पुलिस, उनको फोर्स देती है, उनको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स देती है, उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं जी। ये सब स्टेट विलिंग नहीं है, स्टेट देना नहीं चाहती है। तो ये शुरू से ही लगता है इस केस में सीबीआई बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। ओके सर, मैं सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनको आमंत्रित करता हूं डिबेट के लिए। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे मैं आपसे समझना चाहता हूं राजपूत जी। पहला ये कि अब एक नई कहानी बताई जा रही कि कोई पीएफआई है, उसको 100 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है, जातीय हिंसा फैलाने की बातें कही जा रही हैं। दूसरा विषय यह है कि 4 दिन बीत गए, अब तक सीबीआई की जांच शुरू नहीं हो सकी। ब्रजेश भाई, मैं धन्यवाद दूं आपको, कम से कम आपने नैरेटिव नहीं चेंज किए हैं। आज भी आप बिटिया को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और आगे भी उम्मीद करता हूं इसी तरीके से लड़ेंगे।
दो तीन चीजें हैं। आप देखिए ना कि लगातार किस तरीके से सरकार के झूठ पे, एक झूठ को बचाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे झूठ को बचाने के लिए तीसरा झूठ। पहले तो 14 दिन तक कुछ करते नहीं है, उसके बाद फिर राहुल गांधी जी के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं, फिर धारा 144 लगाते हैं, और धारा 144 आरोपियों की पंचायत पर नहीं लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात का कि आरोपियों की पंचायत पर कोई धारा 144 नहीं। हजारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहां पर तमाम उन्माद की बातें की जा रही, कोई उस पर वो नहीं। उसके बाद 2:30 बजे शव को जला देते हैं, मैं अंतिम संस्कार नहीं कहूंगा। उसके बाद साजिशकर्ताओं को, कथित साजिशकर्ताओं को फ्यूल मुहैया कराते हैं शव को जला करके, कि ताकि वो एक वेबसाइट बनावें, फिर इस्लामिक देशों से फंडिंग आए, उसके बाद फिर जातीय उन्माद की आरोप लगाए जाएं, और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में इस तरीके की धरपकड़ की जाए ताकि नैरेटिव चेंज हो सके। इन सारे नैरेटिव्स में आपकी बातों को दोहराने से लाभ नहीं। क्या बिटिया की हत्या नहीं हुई? क्या बिटिया के साथ गैंग रेप नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट कहता है, कानून कहता है, सारे लोग कहते हैं कि आज की डेट में मृतका का बयान अंतिम बयान माना जाता है। क्या उसने 161 में बयान नहीं दिया? वेजाइनल इंजरी का भी जिक्र है, और वेजाइनल इंजरी का जिक्र भी है सर। सुनिए, वो तो है ही है। मैं तो कहता हूं कि अगर वो इंजरी का जिक्र भी नहीं हो तो भी सुप्रीम कोर्ट और हमारा संविधान कहता है कि पेनिट्रेशन उसका आवश्यक नहीं है। आप समझिए बात, पेनिट्रेशन आवश्यक नहीं है। 2013 में एक कानून बन चुका है। इस चीज को पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसी सरकार के नुमाइंदे हैं, इन सारी चीजों पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और क्यों लगा रहे हैं। और उसके बाद आप देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि परसों हाथरस के सांसद जेल जाते हैं चाय पीने के लिए। आज तक आपने कोई सांसद देखा है कि जो जेल जाता हो चाय पीने आरोपियों से मिलने के लिए? हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं आरोपियों से नहीं मिला, लेकिन जेल चाय पीने गया था। आप समझिए बात को कि सांसद जेल जाता है चाय पीने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब तक 4 दिन हो गए सुरेंद्र जी, सीबीआई जांच कहां है? वो तो आपने इतने बड़े शख्स से पूछ लिया, आपने बता दिया। मैं क्या बताऊं आपसे, ये जांच कराना ही नहीं चाहते। नोटिफिकेशन कहां है राज्य की? नोटिफिकेशन तो हीरो वाजपेयी साहब बताएंगे। भले आदमी को भेज दिया आज डिबेट में। सच बात है कि किसी और को भेजते जो उत्तू तड़ाक करता, उल्टी सीधी बातें करता, उनको भेजते तो अच्छा रहता ना। क्या इनकी शराफत इनकी डिमेरिट है? निश्चित तौर पर अगर शराफत इनकी मेरिट होती तो कहीं मंत्री बने होते ना। डिबेट में क्या कर रहे होते? चलिए, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल। और अब मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि पीएफआई नाम की जो भी एजेंसी है, उसको ये लोग, मेरा आरोप है स्पष्ट, कहीं इसके तार जो है भारतीय जनता पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं। इसको बैन क्यों नहीं किया जा रहा? वही इसको ना तो बैन किया जा रहा है, जहां पर इनको धारा मोड़नी होती है, जहां पर इनको कंफ्यूज करना होता है। पर ये कहा जा रहा है कि आप इसमें हिंसा फैलाना चाहते हैं, आपकी पार्टी मतलब। मैं तो कहता हूं, जो हिंसा फैलाना चाहते हो गोली मार दो उसको। एक लाइन की बात है, गोली मार दो उसको। जो भी देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ा हो उसे गोली मार दो। पक्का सोच समझ कर बोलना। 100% सर, जो देशद्रोही ताकतों के साथ खड़ा हो उसको गोली मार दे। पर ये बता रहे 100 करोड़ आया है, बटा है कि हिंसा फैला दो। यही तो आदरणीय योगी जी का स्पष्ट आरोप है नरेंद्र मोदी जी की कमजोर सरकार पर, कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर हो गई है, इतनी असक्षम हो गई, इतनी नाकारा है वो सरकार कि बाहर से इस्लामिक देशों से 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं। सर 30 सेकंड और दे दीजिए। 20 सेकंड प्लीज। हाँ, तो इतनी नाकारा सरकार हो गई कि 100 करोड़ इस्लामिक देशों से आ जाता है, इनकी सारी एजेंसियां हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती हैं। इनका जो है 100 करोड़ रुपया आ जाता है पीएफआई को फंड करने के लिए, और ये लोग पीएफआई को क्या, चाहे बेंगलोर में हो, चाहे लखनऊ में हो, हर जगह पर ये लोग उसके सहारे कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। मनोज काका, 2 तरह की बातें कही जा रही हैं। एक ये कि हाथरस की आड़ में विपक्ष और कुछ तथाकथित लोग जो सरकार क्लेम कर रही है कि वो एक कास्ट वायलेंस चाहते हैं, जातीय हिंसा चाहते हैं। पहली बात, इसमें आप कितनी सच्चाई देखते हैं? और दूसरा, हमसे तो कहा गया था 3 अक्टूबर को कि इस मामले की सीबीआई से जांच कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दिया गया, लेकिन वो नोटिफिकेशन कहाँ है जो डीओपीटी भारत सरकार को जाता है? क्योंकि डीओपीटी में अभी इस तरह के किसी नोटिफिकेशन का जिक्र नहीं है, और 4 दिन बीतने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं है। सबूत पहले से खत्म कर दिए गए थे और खत्म होते जा रहे हैं, गवाह होस्टाइल हो रहे हैं, पूरा वातावरण विषाक्त हो रहा है। क्या हम इंसाफ दिला पाएंगे अथवा ना दिला पाएंगे? देखिए, आदम गोंडवी साहब की एक लाइन है, उसी से बात शुरू करूंगा, और मैं समझूंगा कि कम से कम हीरू वाजपेयी जैसे संवेदनशील लोग समझेंगे कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को,
अब मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको। क्या हो रहा है? हीरू वाजपेयी जी, जिस बेटी के साथ 14 तारीख को दुराचार हुआ, उस बेटी के एफआईआर सर 6 दिन नहीं लिखा गया जब तक कि वहां जिला के वो अस्पताल में थी। उसका एफआईआर तब लिखा गया, मैं सर सब कोट करूंगा आपको, अमर उजाला की रिपोर्ट है कि उस बेटी का एफआईआर तब लिखा गया जब वहां के कुछ लोकल लोगों ने दबाव बनाया। एफआईआर बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, एफआईआर लिखा गया अटेम्प्ट टू मर्डर का। जब अटेम्प्ट टू मर्डर लिखा गया, फिर बेटी को ईश्वर ने किसी तरह से, जब एक दिन बिटिया के साथ होश आया तो बेटी ने कहा कि नहीं 164B में बयान हुआ, तब जाकर के उसका गैंग रेप का एफआईआर लाज हुआ। तो पहले तो सरकार के और सरकार के नुमाइंदे और वहां का एसपी बरगला रहा था, वही एसपी है जो उन्नाव के लोगों को बचा रहे थे, तो वो बचा रहा था और आप जैसे चैनल के लोगों ने जब आवाज उठाई तब एफआईआर लाज हुआ। फिर आपने पीड़िता को न्याय देने के बरक्स, उसके परिवार को न्याय देने के बरक्स आप हिंदू धर्म और संस्कृति के नायक बनते हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति में तो यह है कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्ति काल पर रखिए चारी। न आप धर्म की रखे, ना आप नारी को रखा। हिंदू धर्म में तो यह है कि किसी का भी सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच में अंतिम संस्कार नहीं होगा। आप क्या ऐसी जल्दीबाजी थी कि आपने 2:30 बजे रात में उस बेटी को जला दिया? थोड़ा संवेदनहीन हो गया। कह रहे हैं कि आप लोग दंगा करा देते अगर लाश बच जाती तो। सर दूसरे सवाल पे आ रहे हैं। आपने पूछा कि जातिवाद फैलाते हैं विपक्ष के लोग, इनका यह आरोप है। जातिवाद विपक्ष के लोग नहीं फैलाते। जातिवाद तब फैलता है जब आप कोरोना जैसे बीमारी को भी धर्म से जोड़ते हो, तबलीगी जमात की लाई हुई बीमारी बताते हो। अब बताओ कौन बीमारी लाया? जब आप एनआरसी और सीएए के सवाल पर भी एक धर्म वर्ग के लोगों को मुद्दा बनाते हो, तब बताओ किसने उसको आज तक रोके रखा है? तो जाति के संप्रदाय के, पर आपने इनसे पूछा कि सीबीआई कहाँ है? तब नहीं सर दूसरे सवाल पे खत्म कर रहा हूं। और जाति तब नहीं फैलती है जब पीड़िता के पक्ष को न्याय मिलता है। जाति तब फैलती है जब जो दुरिंदे हैं उनके पक्ष में आप सभा करते हो और उनके पक्ष में सभाई नहीं करते हो। उनके पक्ष के लोग जाकर के पीड़िता के घर धमकाते हैं और आपकी पुलिस देखती रहती है। कारण क्या है कि क्यों बचाया जा रहा है आरोपियों को? इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? इसके पीछे का कारण यही है कि सरकार सर फेल है और वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना में नैरेटिव सेट किया, जिस तरह सीएनआरसी में, जिस तरह से आपकी जीडीपी खत्म हो गई, देश बर्बाद हो गया, उसमें सेट कर रहे हैं। 2000 करोड़ का जहाज ला रहे हैं और बेटी को हाथरस से नीलम यादव, ऑल राइट, थैंक यू मनोज जी। नीलम यादव आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। नीलम जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अगर एक गरीब दलित की बिटिया को इंसाफ मिल जाएगा तो किसके अहंकार को चोट पहुंचेगी? किसको परेशानी हो रही है? किसकी छाती फटी जा रही है? किसको क्या समस्या है? इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जो सच है वो सामने आएगा। जिसने गलती की है उसको फांसी होगी, जिसने नहीं की है भाई इज्जत बरी होगा। उसके पहले इस तरह का एक विषाक्त जहरीला माहौल क्यों बनाया जा रहा है? ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं अपनी बात एक कहूंगी कि वतन की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ब्रजेश जी, पत्थर तो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी के नेताओं के आंखों में से आंसू नहीं निकल रहे हैं। मैं ये सोचने पे कल रात को मजबूर हो गई कि इनके अंदर ऐसी कौन सा दिल है, इनके अंदर ऐसा क्या चल रहा है कि किसी बेटी के साथ ऐसी दर्दनाक हादसा हो जा रहा है, निर्मम हत्या हो जा रही है और इनकी जो बयानबाजी है वो चलती जा रही है। अभी कल मैंने रंजीत बहादुर जी के मुंह से एक बयान सुनी और वो पूरे होशो हवास में बोल रहे हैं कि बेटियां कमाल की बात देखिए, उनको अब तक पार्टी से निकाला भी नहीं गया सर। और देखिए इनकी बेहयाई तो देखिए आप, ये बोल रहे हैं कि बेटी चने की ऐसी लड़कियों कभी नाले में मिलती है, कभी चने खेत में मिलती है, कभी गन्ने खेत में मिलती है। सर इतने शर्मसार बयान ये लोग दे रहे हैं, शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि किसी परिवार ये किस प्रकार की विकृत मानसिकता है? सर ब्रजेश जी, मैं यही बात बोल रही हूँ कि इनके अंदर इनकी जो मानसिकता वो बहुत गंदी मानसिकता है। आज आप देख लीजिए, अपने जितने भी इनके नेता हैं सब बलात्कारी दुराचारी हैं। ओके, ऑल राइट। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने इनसे कहा कि इनकी मानसिकता घृणित है, लेकिन आप लोग भी तो घृणा फैला रही हैं। आपका ट्विटर अकाउंट अभी मैंने आम आदमी पार्टी का देखा, उत्तर प्रदेश का, आप लोगों ने एक घृणा फैलाने वाला वीडियो पोस्ट कर रखा है जिसमें आपने पता नहीं कहां से क्या क्या फैक्ट जुटा के एक बलात्कार से रिलेटेड एक
वीडियो 4 मिनट का जारी किया हुआ है, वो तो सर्वाधिक घृणा से भरा हुआ है। आप लोग इस तरह का घृणा क्यों फैला रही हैं? सर आप ब्रजेश जी बताइए उसमें गलत क्या है? आप बताइए, जितने भी बीजेपी के इसमें नाम दिए गए हैं, नेताओं के नाम दिए गए, सांसद के नाम दिए गए हैं, क्या पूरा उत्तर प्रदेश या पूरा देश आप कैसे नहीं कह जानता सकती है? हैं? उस वीडियो में कहा गया है कि अगर ठीक से जांच हो तो आधी बीजेपी के नेता बलात्कार के मामले में बिल्कुल जेल सर, में। ये मैं दावे क्या के सबूत साथ है आपके कहती पास? हूँ। ये तो घृणा बिल्कुल फैलाने की बात पूरे हुई। देश के पास सबूत है, हमारे ये पास घृणा सबूत फैलाने है। की बात हुई। बिल्कुल सर, ये घृणा फैलाने की बात नहीं, उसमें गलत क्या है आप बता दीजिए। उसमें एक भी पॉइंट ऐसा गलत दिखा दीजिए, आप मुझे गलत बता दीजिए। आप कैसे कह सकती हैं कि आधी बीजेपी जेल में होगी इस तरह के मामलों बिल्कुल में? आधी, आप देख लीजिए, अभी हम लोगों कुछ दिनों पहले 5 लोगों दुराचारियों के इसमें अभी हम लोगों ने उनके पुतले फूके हैं। आप देखिए श्याम प्रकाश द्विवेदी जी क्या इलाहाबाद में पकड़े नहीं गए हैं? क्या चिन्मयानंद जी आरोपी नहीं है? क्या कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी नहीं है? ऐसे तमाम विधायक के नेता और सांसद और मंत्री इसमें लिप्त हो रखे हैं, बलात्कारी और पर कुछ दुराचारी हैं एक वो लोग। मामलों को लेकर आप पूरी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकती है ना? मैं कहती हूँ सर, आप फिर बीजेपी के नेताओं के आंखों में से आंसू क्यों नहीं है? उनके घर क्यों नहीं गए, पीड़िता के घर? ब्रजेश हाँ, जी, ये मैं सहमत हूं। मैं साक्षात क्यों नहीं गए, गवाह ये हूं। सवाल बनता है। हमारी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल वहां गई थी। क्यों? और संजय हम- सिंह भी तो वहां राजनीति करने गए थे। बिल्कुल नहीं गए थे। हम लोग पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं ब्रजेश जी। हम लोग वहां पे राजनीति करने कोई नहीं गए न्याय थे। मांगने नहीं गए, चूंकि आरोपी ठाकुर हैं और आप लोग ठाकुरों के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, तो आप वहां सर, अपनी जब सियासी उत्तर रोटी प्रदेश सेकने में गए थे। ठाकुरवाद चलेगा तो हम तो बोलेंगे ना सर, जो दिख रहा है वही तो बोलेंगे। एक दलित बच्ची के लिए न्याय के लिए पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश उमड़ा हुआ है और बीजेपी के पर सांसदों और नीलम जी, आप मंत्रियों महिला कानों हैं, में मैं जू कहता नहीं हूँ रेंगा थोड़ी है, सर। संवेदना होनी चाहिए कि कम से कम इस मुद्दे पर राजनीति कोई न करे। बिल्कुल ब्रजेश आप जी, भी ना इस पे करें, राजनीति नहीं होनी चाहिए। सत्ता मैं भी पक्ष तो भी ना माँ हूँ करे, सर। विपक्ष भी ना ब्रजेश जी, करे। मैं भी माँ हूँ। मैं उस पिछली बार ना भी आई थी, कीजिए यही बोली राजनीति। थी कि मैं भी 2 बच्चियां मेरी सहमी हुई मैं हैं। ऐसी राजनीति को लानत भेजता हूं जो एक बच्ची के बलात्कार और उसकी हत्या पर खड़ी हो। 1000 लानत भेजता हूं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इंसाफ की लड़ाई लड़िए, इंसानियत की ब्रजेश लड़ाई जी, हम लोग लड़िए। इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे हम लोग, जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, और ये ठाकुर, पंडित, दलित, पिछड़ा, अगड़ा, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा। हम एक अच्छा समाज निर्मित करें, हमें ये सोचना है। बिल्कुल ब्रजेश जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे। एक छोटा कि सा ब्रेक लेना चाहते हैं बहनों भाइयों। ब्रेक के फौरन उस पार हीरो वाजपेयी से कुछ सवाल हैं जिनको मैं पूछूंगा, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये। ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी। चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your दिल। I'm cool, chill your दिल। I'm cool, chill your दिल। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इससे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ
कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से, बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, इसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। मैंने पहले फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूं बहनों भाई कि इन हादसों को, झूठे आश्वासनों और राजनीति की आवश्यकता नहीं। हाथरस जैसे हादसों को महसूस किए जाने की जरूरत है। दिल में, दिमाग में, एक इंसान के तौर पर, एक इंसानियत के तौर पर, एक सभ्य के तौर पर। एक हत्या हुई और उसके मरने के बाद उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक दूसरी कहानी ला दी गई। क्या इस बच्ची को कभी इंसाफ मिला? क्या ठीक से कभी जांच होगी? गंभीर प्रश्न यह है कि आज 4 दिन बीत गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में भी वादा किया है, जनता के समक्ष भी वायदा किया था कि इसकी सीबीआई जांच कराएंगे, लेकिन अब तक भारत सरकार को यूपी सरकार